तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अमित कुमार है। आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी सिंह है। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली में आपके सिर्फ मुझे दो तीन ग्रह खराब लगे हैं। बाकी आपके गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है। मंगल कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। बाकी कुछ आपके एक दो ग्रह खराब है, मैं अभी आपको विस्तार से समझाऊंगा। और आपके जो सवाल है, आपने मुझे बोला है कि आपके बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं, धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, और भी मानसिक चिंता है। जो भी आप काम काज कर रहे हैं, दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्या कारण है। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो, ये जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 घर होते हैं। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये आपका पांचवा घर है, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। ये पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है, वो सवाल अपना देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके। तो 12 घरों में मैंने जो पत्नी का घर बोला है वो है सातवां घर। तो पत्नी के लिए हमें ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका सवाल है आपकी उम्र को लेके सवाल है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। आठवें घर में नंबर है एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी उम्र देखने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है कि मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। तो अब आपको मोटा मोटा सा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो देखो जी, जो भविष्यवाणी होती है इसमें होता क्या है। ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। ये 14 से चली हुई है 2032 में खत्म होगी। और इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो राहु ग्रह का है। क्यों? क्योंकि राहु की भाई चल रही महादशा। और राहु का असर आपके ऊपर कितना है, वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, जो अभी वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो भी चीजें हो रही हैं, राहु की वजह से हो रही हैं। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर बुध का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 8वां महीना 22 से चली हुई है, तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा, वो राहु का है। थोड़ा सा असर बुध का है। मतलब जो भी आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं, खासकर वो राहु की वजह से हो रही हैं। अब देखो जी, हमें मतलब आपके राहु को देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। क्योंकि अगर आपका राहु अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही करेगा। बिल्कुल अच्छा ही अच्छा होगा। अगर बुरा है तो आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। अब इसको हम देखेंगे। लेकिन पहले आप समझो, ये जो कुंडली होती है भाई, मैंने अभी आपको समझाया था कि कुंडली में आपके काफी ग्रह अच्छी हैं। देखो जी, कुंडली में कुछ योग भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। जब हम कुंडली देखते हैं, दोष देखने पड़ते हैं कि कौन से दोष हैं। आपकी कुंडली में एक सबसे बड़ा दोष मुझे अगर लगा है, वो कौन सा लगा है, वो है आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। वो कैसे? यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। ये इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है। छठा घर खाली है, सातवां घर, आठवां, नौवां, दसवां, ये ग्रह है खाली। सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो एक काल सर्प जो बनता है, राहु क्या है, सांप है। ये केतु इसकी पूंछ है। मतलब सभी ग्रह एक साइड में आ जाती है ना जब, तो वो काल सर्प दोष बनता है। और ये सबसे देखो जी, और भी लाइफ काफी दोष होते हैं, पित्तर दोष हो गया, लेकिन ये सबसे बड़ा दोष होता है काल सर्प दोष। और ये जब किसी की कुंडली में बनता है, वो बंदा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। उस बंदे को लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। मतलब उसका जो जीवन है,
स्ट्रगल में ही हो जाता है। और ये आपकी भी साथ होगा, क्योंकि आपकी भी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। और यहाँ पे एक नेगेटिव बात क्या है, ये जो काल सर्प दोष होता है इसका वैसे जो असर है वो हमेशा जीवन भर रहता है। मतलब इसके इस दोष का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा आने पर। मतलब जब भी राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी या कभी केतु की दशा चलेगी, आपका ये जो काल सर्प दोष है उस समय एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये ज्यादा एक्टिवेट कब होता है, दशा में। और आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर भाई राहु की दशा चल रही है। सिंपल सी बात है, लॉजिक समझो बस, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप ये पक्का यकीन कर लो, कन्फर्म है, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, इस राहु की वजह से है। ये आप समझ लो भाई, आपके सभी ग्रह अच्छे हैं, इस राहु ने आपकी जीवन का सत्यानाश कर रखा है। अब आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। राहु आपका देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के 11वें घर में। ये जो 11वां घर है ये लाभ का घर होता है। जो भी आप काम काज करेंगे उसमें लाभ होगा जी नहीं, 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर आमदनी का होता है, आपकी आमदनी कितनी होगी 11वें घर से। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी होता है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी होता है। 11वें घर से मित्रों को भी सुख देखा जाता है, काफी चीजें हैं। फार्मूला मैंने आपको क्या समझा था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में क्या लिखा है, चार। चार है कर्क राशि, मालक कौन बना, चंद्रमा। तो 11वें घर की चीजें किससे देखेंगे, चंद्रमा से। और चंद्रमा के अलावा 11वें घर में बैठा है राहु, राहु को भी देखा जाएगा। तो दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी 11वें घर की चीजों के बारे में, चंद्रमा और राहु को। तो अगर मैं राहु की बात करूं, राहु देखो जी 11वें घर में जो बैठा है ये चंद्रमा के घर में बैठा है, और चंद्रमा इसका है दुश्मन। मतलब आपका जो राहु है वो दो कारणों से खराब है। आपको मैं एग्जांपल ये है कि मान लो आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो घर है, आपके घर में कोई दुश्मन आपका आ जाए, कोई दुश्मन आपके घर में आ चुका है, क्या होगा, घर का वो नुकसान कर देगा। घर में कभी टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये राहु 11वें घर में बैठा है, तो राहु 11वें घर का कर देगा सत्यानाश। तो राहु 11वां घर किसका है, लाभ का। आपको कभी भी किसी भी काम में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। 11वां घर आमदनी का है, आपकी आमदनी को लेके आएंगे दिक्कतें बहुत ज्यादा। इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे उसको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा, मित्रों संबंधी दिक्कतें। इसके अलावा 11वां घर कई बार यहाँ से कान का भी रोग आपको दे सकता है, रोगी बनाएगा। और इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। तीसरे घर की भी हानि है, तीसरे घर में बैठे सूर्य को भी खराब कर रहा है, मान प्रतिष्ठा में कमी, फजूल की भाग दौड़ कराएगा। 5वें घर को देख रहा है, संतान संबंधी भी चिंता, पत्नी घर को देख रहा है। मतलब राहु भाई यहाँ पे मैं बताऊं हजारों बुरे फल देगा, ये नहीं कि थोड़ा एक दो बुरा फल। मतलब आपकी लाइफ में आपके कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी, कोई भी काम आपका आसानी से बनेगा नहीं। जैसे कि मान लो आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने, और आपको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए। मतलब खपेंगे आप, खाली मैं एटीएम की बात नहीं कर रहा, मतलब लाइफ का जो भी काम है आपको खपना पड़ेगा, खप खप के वो काम आपका बनेगा, वो भी नहीं बनेगा इस राहु की वजह से। क्यों, क्योंकि ये विलंब का कारक है। राहु की दशा भाई वैसे ही जीवन के ऊपर आ जाए तो बंदे की लाइफ के जीवन का सत्यानाश कर देता। आपका तो बैठा भी दुश्मन के घर में है, ऊपर से काल सर्प दोष बना है। तो आपको समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ कि आपकी जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वैसे तो सर इसका देखो जो आपके ऊपर बचपन से था, लेकिन अभी दशा के बाद आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली होगी 9वें महीने 14 के बाद आपकी लाइफ में दिक्कतें बढ़ी हैं। अभी तो देखो जी भाई दशा काफी लंबी है, लेकिन अब मेन सवाल ये है कि इस दोष को खत्म कैसे किया जाए। तो भाई टाइम लगेगा, और ये नहीं कि खाली एक उपाय कर लिया आपका काम चल जाएगा, नहीं, आपको ढेरों उपाय करनी पड़ेंगे। हो सकता है महीना लग जाए, दो लग जाए, मतलब इसके उपाय करने से आपको हल होगा। तो उपाय क्या है, सभी आपको मैं उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय, आप इसके जो मंत्रों की संख्या है 18,000, वो एक बार पूरी करो। चाहे 18,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा 72,000 कर लो, वो आपकी मर्जी है। नहीं तो 18,000 मंत्र तो कर ही लो। संकल्प लेके स्टार्ट करना है शनिवार के दिन। आज जैसे मंडे है, अभी शनिवार की वेट करो। शनिवार जो आएगा संकल्प लेना कि हे, संकल्प कैसे लेना आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे एक वीडियो अलग से मैं भेज दूंगा। तो शनिवार रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम अमित कुमार है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, 2014 से चली हुई है राहु देवता जी। और मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, लॉस हो रहा है, धन संबंधी दिक्कतें आ रही है। और मुझे पता चला है कि मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो आपकी वजह से आ रही हैं, मुझे पूरा कन्फर्म हो चुका है। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ मेरी दिक्कतें दूर हों। मुझे आप अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ।
तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र ये 18,000 पूरे, चाहे 4 गुना ज़्यादा कर लो। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। कितने दिन में पूरे करने हैं? चाहे 11 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाएं, चाहे आपके 40 दिन लग जाएं, चाहे 2 महीने भी लग जाएं, 3 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लो। उसके बाद आपने जो दूसरा उपाय करना है, पहले मंत्र पूरे करके छोड़ देना, फिर दूसरे उपाय को करना है, जो कि है राहु कवच का पाठ। यह है पाठ, 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट लगते हैं इस पाठ को पढ़ने में। इस पाठ को रोजाना आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कितने पाठ पढ़ने हैं? 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करो। मतलब एक बार इसको पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे। या सुन लिया, दोबारा फिर सुन लो, क्योंकि छोटा सा पाठ है भाई, 2 मिनट का पाठ है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है या पढ़ना है। तीसरा पाए, आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, चाहे इसको भी सुनना है। ये भी आप 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करो, चाहे सुना करो। चौथा पाए, जो कि बहुत जरूरी, वो है राहु का दान करो। दान क्या करेगा? इसकी पावर को जीरो करेगा, क्योंकि ये 20 डिग्री का बैठा है, पूरा जुबान बैठा है, बल ज्यादा लेके बैठा है, तो इसकी पावर कम होगी, तभी ये शांत होगा। शांत इसके दान से होगा। तो दान आप रोजाना करो, या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर किया करो। करते रहना जब तक दान, ये जब तक दश है। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। पांचवा पाए, आप शिव जी की पूजा उपासना जितनी ज्यादा करोगे उतना फायदा होगा। शिव जी के मंदिर जाओ, सुबह शाम शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, शिव चालीसा पढ़ो, शिव जी का मंत्र जाप करो। मतलब शिव जी की पूजा उपासना करनी है, शिव जी के मंदिर पोचा लगाओ। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा 25 पाए वाली, उसमें 25 पाए राहु के लिख रखे हैं। सभी 25 उपाय नहीं करने, लेकिन जो उसमें से आपको उपाय सही लगे वो आप जरूर ऐड कर लेना। ये तो उपाय भाई कंपलसरी, ये तो करने ही करने हैं, वो भी उसमें भी आप देख लेना। अब देखो जी, आपको क्लियर हो चुका है। बाकी आपके मैं अभी देखो जी दूसरे ग्रहों को भी कवर करूंगा। वैसे आपके वैसे दूसरे ग्रह अच्छे हैं, उनको भी थोड़ा सा मैं एक बार कवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले देखो जी, आपके वैसे कई योग, एक बहुत बड़ा योग भी बना आपकी, जैसे ये दोष बना है काल सर्प दोष, एक योग भी बना है। एक होता है दोष, एक योग होता है। योग कौन सा बना है? यहाँ पे जो शुक्र और बुध है, बहुत बड़ा योग ये बना है। इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। यह है दूसरा घर। देखो जी, एक होता है धन कमाना, एक धन जोड़ना, सभी अलग अलग प्रोसेस हैं। 10वां घर काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 11वां घर है आमदनी का, लाभ का। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, जो आपका जो भी धन जोड़ेंगे, आप जो आपका बैंक बैलेंस होगा, कितना धन जोड़ेंगे, इस दूसरे घर को देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है भाई? घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है? 7। 7 है तुला राशि, मालक कौन बना? शुक्र। और वो कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब दूसरे घर के मालक शुक्र को देख के डिसाइड होगा कि आप कितना धन जोड़ेंगे। अब देखो जी, जैसे कि आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। आपका घर है मान लो, और आप अपने घर में बैठे हैं। सिंपल सी बात, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की देखभाल भी करेंगे, सफाई रखेंगे, रक्षा करेंगे, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। शुक्र दूसरे घर का मालक है, दूसरे घर में ही बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, आप बहुत ज्यादा अमीर होंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धन का मालक अपने घर में बैठा है भाई। और शुक्र इस कुंडली में, इसके 2 घर हैं। इस घर का भी मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो भाग्य शुक्र से देखा जाएगा, जो कि बैठा है धन के घर में। भाग्यवंशी आपको लाइफ में धन मिलेगा, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। खासकर शुक्र की दशा में आप काफी धन जोड़ेंगे, धन कमाएंगे, धन और शुक्र के साथ यहाँ पे बुध बैठा है। अब देखो जी, मान लो आपके घर में आप बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आपके साथ मान लो आपका कोई दोस्त भी आ चुका है। जो आपका दोस्त है वो भी घर में आया है, तो घर में वो मेहमान बन के आया होगा, वो भी घर का अच्छा करेगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध शुक्र दोनों आपस में ऐसी दोस्त हैं, और बुध इसी घर में बैठा दोस्त के घर में आके, तो बुध भी इस घर का अच्छा करेगा भाई। और वैसे भी दोनों ग्रह योग कारक हैं। शुक्र है भाग्येश, शुक्र बुध है लग्नेश। बुध मतलब बैठे इस घर में है, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। एक तो बुध इस घर का मालक है पहले घर का, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इसके लिए बुध को देखा जाएगा। और शरीर चला गया इस घर में, बुध ही दिखा रहा है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। और बुध ही दिखा रहा है आपको धनी बनाएगा। मतलब दोनों, क्योंकि जिसमें अभी बोला था योग कौन सा बना है, जब भी बुध शुक्र एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। और बैठे भी धन के घर में है। कमाल की बात यह है, बैठे भी धन के घर में है। और कमाल की बात एक और ये है कि दोनों योग कारक हैं। ये पक्का भाई, ऐसे कुंडलियां बहुत कम होती जिसमें ये ऐसी कंडीशन बनी होती है। मतलब ये योग की वजह से क्या होता है, ऐसे जो बंदे होते हैं करोड़ोंपति होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी किसको कहा गया? पैसे को। मतलब आपको पैसे वाला बनाएंगे। लेकिन ये गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? जो काल सर्प दोष बना है, इसकी वजह से ये योग लागू नहीं हो रहा।
अब बुध देखो जी, आपका पहले घर का मालिक, और बुध इस घर का मालिक है 10वें घर का। 10वां घर आपके कामकाज का है, पिता का, सरकार का। 10वें घर में 3 लिखा, 3 है, मिथुन राशि, मालिक बुध, मतलब कामकाज के लिए बुध को देखा जाएगा, जो कि बैठा है धन के घर में। मतलब कामकाज चला गया धन के घर में, पिता चला गया धन के घर में, सरकार धन, पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, बुध ही दिखा रहा है। बुध अभी बुध की देखो दशा चली भी हुई है आपके ऊपर, लेकिन इसका असर आपके ऊपर कम है। बुध आपका वैसे अच्छा है। तो हमने देखो जी यहाँ पे शुक्र देखा, देखो जी आपको 30 मिनट की वीडियो में आपको बस मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, बताने को यहाँ पे हजारों चीजें हैं, लेकिन मैं बस समझ लो शॉर्टकट में बता रहा हूँ चीजें। तो शुक्र आप समझ लो बहुत अच्छा है आपका, बुध भी अच्छा है आपके। अब पहले घर में बैठे गुरु शनि की मैं बात करता हूँ। पहले गुरु की बात करूं, गुरु इस घर का मालिक है 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। देखो जब आपकी पत्नी के लिए कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे? 7वां घर पत्नी का है, तो 7वें घर में 12, मालक गुरु, एक तो गुरु हो गया पत्नी के लिए, ठीक है भाई। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि एक तो राहु की है 9वीं, मंगल की चौथी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तो इसकी वजह से 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। वैसे शुक्र को भी देखा जाता है, पत्नी का वो कारक होता है। तो सबसे पहले मैं गुरु की बात करूं, तो वो बैठा है पहले घर में, यहाँ पे बैठा है बुध के घर में। बुध इसका ना तो मित्र है ना शत्रु, समभाव रखता है, मतलब गुरु भी आपका अच्छा है। और गुरु इस घर का भी मालिक है चौथे घर का, जहाँ पे ये 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। चौथा घर है माता, मकान, वाहन का। गुरु देखो जी पहले घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख मिलेगा, अच्छा पत्नी अच्छी होगी, पत्नी के आने के बाद भी आपको फायदा होगा, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। गुरु भाई ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन साथ में अब देखो जी इस घर के ऊपर जैसे मैं राहु को हम पहले देख चुके हैं, तो राहु भाई 7वें घर को भी देख रहा है, वो 7वें घर का भी थोड़ा सा नुकसान करेगा। मतलब आपके जहाँ तो विवाह में देरी कर देगा, अगर विवाह हो भी गया तो आपकी पति पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा ये आपके राहु ग्रह। ऐसे ही यहाँ पे गुरु वैसे इस घर का अच्छा करे, लेकिन राहु गड़बड़ करेगा। अब गुरु के साथ ही शनि बैठा है। शनि देखो जी इस घर का मालिक है 5वें घर का और 6ठे घर का। 5वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक शनि। और 5वां घर किसका है? 5वां घर आपकी संतान का भी है, पढ़ाई का, बुद्धि का। तो 5वें घर के मालिक शनि को भी देखा जाएगा, और 5वें घर में बैठे केतु को भी देखा जाएगा। मतलब आपकी संतान के लिए कम से कम 2-3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 5वें घर में बैठे केतु को, 5वें घर के मालिक गुरु को, और 5वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है। तो 5वें घर का जो मालिक शनि है, सवाल की अच्छा जब बुरा है, शनि आपका अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। अच्छा फल ये देगा 5वां घर संतान का, संतान चलेगी सर के ऊपर। शनि तो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का है, बुद्धिमान बनाएगा। और शनि का जो बुरा फल आपको मिलेगा, इसकी 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे साथ में पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। ये पत्नी संबंधी शनि भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब आपकी या तो विवाह में देरी करेगा, या विवाह हो गया तो पत्नी से शनि भी लड़ाई झगड़े आपके कराएगा। शनि दिखा रहा है। और शनि 6ठे घर का भी मालक है। 6ठा घर शत्रु रोग कर्जे का होता है, कर्जा चला गया सर के ऊपर, ये आपको थोड़ा सा कर्जदार भी बनाएगा शनि भी, क्योंकि कर्जा सर के ऊपर बैठा है। रोग थोड़ा सा रोगी भी बनाएगा, मानसिक रोगी भी बनाएगा। शनि के भी आपको मैं भी उपाय बताऊंगा। लेकिन अब देखो जी 5वें घर का मालिक शनि तो अच्छा है, लेकिन 5वें घर में जो केतु बैठा है, क्योंकि 5वां घर आपकी मैंने बोला था संतान का भी है, पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है, काफी चीजें हैं इस घर से देखेंगे। तो क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है, खासकर देखो जी जब काल सर्प दोष बनता है, ये राहु केतु की वजह से बनता है। और ये दोनों ग्रह जहां बैठे होते हैं उस घर की हानि ज्यादा होती है। मतलब आपका काल सर्प दोष का जो नुकसान होगा, राहु 11वें घर की हानि ज्यादा करेगा, ऐसे केतु आपको 5वें घर की हानि ज्यादा करेगा। अब जो राहु 11वें घर किसका है? मैंने बोला था आमदनी का, आमदनी संबंधी दिक्कतें, लाभ में कमी, बड़े भाई बहन को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी में कमी, कान का रोग दे सकता है, और भी हजारों चीजें हैं, मित्रों संबंधी दिक्कतें। ऐसे केतु जो बैठा है 5वें घर में, ये संतान का घर है, ये आपकी संतान संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा आपको। क्या दिक्कतें करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो कर देगा। जहाँ तो आपकी लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा आपके, लड़का होगा नहीं या देरी से होगा, या आपकी पत्नी का गर्भपात कराएगा। गर्भपात के वैसे तो योग काफी है, या संतान आपकी ऑपरेशन के द्वारा होगी। जो लड़कियां होंगी संतान ऑपरेशन के द्वारा होने की योग दिख रही है। लेकिन संतान के लिए पति पत्नी दोनों को कुंडली देखनी होती है। ये बुद्धि को भी भ्रमित करेगा। अभी इसकी छोटी दशा भी चलेगी केतु की, और वो समय तो आपका भाई और बुरा होगा, क्योंकि जो काल से दोष मैंने बोला था बना होता है राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। और ये एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। अब जैसे कि आपकी कुंडली है, ये आपकी दशा कौन सी है? राहु की। छोटी दशा किसकी है? बुध की। और बुध की दशा भी जब खत्म होगी तीसरा महीना 25 में, तो तीसरा महीना 25 में चलेगी केतु की अंतरदशा, चौथा महीना 26 तक। ये समय आपका और बुरा होगा। उस समय राहु केतु दोनों की दशा होगी,
और जो काल सदोष है वो पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि उपाय करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो केतु के भी उपाय लिख लो। केतु के उपाय अभी चाहे मत करो, उस समय करना जब इसकी दशा चलेगी। अब अभी जो आपको मैंने चार्ट दिखाया है वो चलेगी तीसरा महीना 25 को, अगले साल से चलेगी। लेकिन अभी एक उपाय कर लो, वो है इसका दान किया करो, कुत्तों को रोटी डाला करो। या तो कोई घर में ही कुत्ता रख लो, काले रंग का कुत्ता पालो घर में, या बाहर कोई कुत्तों को रोटी डालो। ऐसे घर में भी रख लोगे अच्छी बात है। तो कुत्तों को रोटी जितना डालोगे उतना फायदा है। कुत्तों की सेवा करो, दूध डालो, रोटी डालो। और केतु दूसरा उपाय, केतु का केतु कवच का पाठ पढ़ना है उस समय, दूसरा महीना 25 के बाद 1 साल तक वो पाठ पढ़ना है, जब तक ये दशा आपकी चलेगी। अब यहाँ पे चौथे घर में जो मंगल बैठा है, मंगल इस घर का मालक है, 8वें घर होगा जहाँ पे एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल, तीसरे घर का भी मालक है मंगल। देखो चौथे घर में बैठा है मीन राशि। मंगल उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है मंगल। लेकिन जो बुरा फल देगा, मंगल अच्छे फल भी दे रहा है, बुरा फल ये देगा। ये भी पत्नी घर को देख रहा है, कुंडली मंगलिक है, तो मंगल भी पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह में देरी होने के वैसे काफी योग है, और हो भी गया तो पत्नी से मनमुटाव, काम काज में दिक्कतें। 11वें घर को देख रहा है, उच्च राशि नीच राशि है, ये भी 11वें घर की हानि कर रहा है। जो 11वें घर में 4 लिखा है कर्क राशि, ये मंगल की भी नीच राशि है। मंगल भी 11वें घर की हानि कर रहा है। इसका भी आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। बाकी यहाँ पे तीसरे घर में सूर्य अच्छा है, सातसी पराक्रमी। अब एक और बड़ी बात, ये जो 11वां घर है, 11वां घर देखो जी, 11वें घर की जो चीजें मैंने बोला था, 11वें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। 11वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो राहु हम तो देख चुके हैं, राहु तो 11वें घर की कर रहा है हानि। अब 11वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि देखी है, वो भी इस घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है। थोड़ा सा क्या, ज्यादा ही खराब कर रहा है, क्योंकि नीच राशि है। अब 11वें घर का जो मालिक चंद्रमा है, वो भी आपका बुरी तरह से खराब है। क्यों? क्योंकि वो बैठा है 12वें घर में। और 12वां घर किसका है? खर्च का घर है, हानि का घर है। इस 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये चीजें हम देखते हैं जहाँ ये चंद्रमा बैठा है। मतलब चंद्रमा इस घर का मालिक है, 11वें घर का। 11वें घर की चीजें देखो, इसने उठा के 12वें घर में रख दी। और 11वां घर किसका? लाभ, लाभ चला गया 12वें घर में। खर्च के घर में 11वां घर किसका? आमदनी, आमदनी उठ के चलेगी 12वें घर में। खर्च के घर में मतलब आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, काम में लाभ नहीं होगा, लाभ में हानि करेगा। तो चंद्रमा भाई, इसका भी सही होना है बहुत जरूरी चंद्रमा का। अगर आपका चंद्रमा अच्छा होता, राहु भी इस घर की हानि ज्यादा ना करता। माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता, आंखों में कष्ट। तो वैसे भी आपको ने जो बोला था मानसिक चिंता, वो उसका भी राहु कारण है, मति भ्रम कर देता है भाई राहु। तो हजारों बुरे फल देता है, ये आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब करेगा। अजीब सा डर लगता है, भय लगता है आपको। इसके जो इसके रोग जो हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, कौन से रोग देता है। यहाँ पे देखो राहु के रोग जो है, ये आप बाद में पढ़ लेना। सभी रोग नहीं मैं बोलूंगा, इसमें से कोई ना कोई रोग आपको होने के योग है। राहु के रोग, लाइला रोग हो गया, पागलपन। देखो ये बाद में पढ़, मति भ्रम बहुत ज्यादा करता है, बंदा डिसीजन सही नहीं ले पाता कि करूं क्या लाइफ में। देखो बाद में इसको पढ़ लेना। अब आपको मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या क्या उपाय बोले, कौन से उपाय सुबह के हैं, कौन से रात को हैं। पहले देखो जी, चंद्रमा को भी सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु जिस घर में बैठा है उस घर का मालिक चंद्रमा है, वो भी आपका खराब है। तो चंद्रमा के लिए आपको 3 उपाय करने हैं। पहला उपाय जो आपको एक और बात, कुछ उपाय भाई रात के हैं, कुछ है सुबह का टाइम। तो चंद्रमा का जो उपाय है वो सुबह का टाइम। तो चंद्रमा का पहला उपाय, चंद कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो सुबह का टाइम। दूसरा उपाय, चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना करनी है, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। अब देखो आपके शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। तो चंद्रमा के हो गए आपके 2 पाठ सुबह के टाइम, 2-2 मिनट के पाठ है, इनको कोशिश करो ज्यादा ज्यादा, स्टार्टिंग में चाहे कम पढ़ लो, बाद में संख्या बढ़ा लेना। अब सुबह के टाइम आपको मैंने मंगल के लिए बोला था, क्योंकि वो पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर रहा है, 10वें घर को भी मंगल दोष भी बना है वो। तो मंगल के लिए आप हनुमान जी का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। इससे आपका हनुमान राहु भी अच्छा होगा, हनुमान जी का पाठ करने से। हनुमान जी के मंदिर जाओ। और एक आपको केतु के लिए मैंने बोला है, केतु का दान करो, कुत्तों को रोटी। और इसका कवच का पाठ बाद में शुरू कर देना जब इसकी दशा चलेगी। शनि के लिए देखो जी, आप शनि मंदिर जाया करो। वैसे भी आपके जो इष्ट देव हैं शनि देवता, नियम बना लो, हर शनिवार को शनि देवता के मंदिर माथा टेक के आना है, और वहां पे कुछ दान करके आ सकते हैं। शुक्र के लिए कुछ नहीं करना, गुरु के लिए कुछ नहीं करना। बुध की दशा है, बुध देखो जी आपका वैसे तो अच्छा है, आप इसका पन्ना रत्न धारण करके इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। रत्न आपने फालतू में कोई दान नहीं करना, आप सिर्फ 2 रत्न दान कर सकते हैं, बुध का पन्ना और शुक्र का ओपल रत्न।
तो बुध का जो पन्ना है राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। कपड़ों की बात करूं, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, नीले काले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो। कपड़े यूज़ करने हैं हरे ज़्यादा यूज़ करो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े ज़्यादा यूज़ करो, पीले भी यूज़ कर सकते हैं, बस नीले काले कपड़े यूज़ कम बंद कर दो। बाकी देखो जी, एक और अभी देखो, मंगल के लिए आपको हनुमान जी का पाठ बोला सुबह के टाइम। शनि शनि के लिए आपको मैंने, शनि का जो नुकसान है वो है थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव और थोड़ा सा कर्जेदार बनाना। बाकी देखो जी, इसके अलावा अ, बाकी आप ऐसा करना, आपके फिर भी जो कोई बात समझ ना लगी हो या आपको कुछ पूछना हो, मुझे कॉल करके पूछ लेना। इस वीडियो को आपको मैं 10-11 वीडियो और भेजूंगा, उसमें मैंने बता रखा है मंत्र कैसे करने हैं, राहु का दान क्या है, सभी वीडियो आप देखना अच्छी तरह से। फिर भी कुछ पूछना होगा दोपहर 1-2 के बीच में कल, या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। और आप ये समझ लो, आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसका बड़ा कारण ये राहु है। और बाकी छोटे मोटे दूसरे कारण हैं, जैसे कि चंद्रमा भी कारण है, चलो वो भी इतना नहीं है। और बाकी बुध शुक्र अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, कई प्रकार का अच्छा फल देगा, शनि भी अच्छा है। और लेकिन थोड़ा सा ठीक है वो बुरा भी, लेकिन अच्छे भी कई फल दे रहा है, सूर्य भी अच्छा है, साहसी बनाएगा पराक्रमी। और मंगल अच्छा भी है, उम्र के लिए अच्छा है भाई। तो बाकी केतु भी बुरा है क्योंकि ये संतान कर्म बैठा है। तो बाकी देखो जी, फालतू में रत्न कोई दार नहीं करना, खाली बुध का बोला है, बुध का पहले कर लेना, शुक्र का भी कर सकते हैं, ओपल जरकन या वाइट टोपाज। और ये शुक्र का, बुध का आपने राइट हैंड की छोटी उंगली में, अगर शुक्र का करते हैं वो इसमें करना है रिंग फिंगर में। शुक्र का आप वाइट टोपाज जरकन या ओपल। बुध का धारण करने से फायदा क्या होगा, बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस के लिए अच्छा होगा, वैसे भी 10वें घर का मालिक, आपका काम काज अच्छा हो जाएगा, वो हेल्थ अच्छी होगी, बुद्धि तेज होगी, मान प्रतिष्ठा अच्छी होगी, कई फायदे होंगे, बुध की अभी दशा भी है। हरे कपड़े खासकर ज्यादा पहना करो, रात को सोते समय हरे कपड़े रखो, चड्डी बनाना होगा, मतलब हरी चीजें ज्यादा यूज करो, खाओ ज्यादा हरा, हरा दान नहीं करना। और तो ये था आपकी भाई कुंडली का फल देश, मैं फिर बोलूँ बताने की चीजें काफी है, बाकी आप ये फॉलो करो। और राहु की वीडियो 25 पाई वाली उसको भी देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करना है, टाइम लगे, हो सकता है आपका हफ्ते में सही हो जाए, 2 दिन में सही हो जाए, वो आपकी भावना के ऊपर डिपेंड है कि आप किस भावना से पाठ पूजा करेंगे। और बाकी फिर भी जो कुछ समझ ना लगा हो, लिख के मुझे कॉल करके पूछ लेना, चाहे कल कॉल कर लेना चाहे परसों कॉल कर लेना।